तो आप लोग को कल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया गया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। इसमें हमको अनुच्छेद 29 और 30 ही पढ़ना है। ठीक, 29 व 30 पढ़ना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 29 से। अनुच्छेद 29 ध्यान दीजिए। तो 29 में कहा गया अल्पसंख्यक का शिक्षा व संस्कृति। ध्यान दीजिए, इसको समझिए आप लोग। आर्टिकल 19 समझिए। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, जिसमें हमको 29 व 30 पढ़ना है। ठीक, आर्टिकल 29 व 30 पढ़ना है। तो 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। देखिए, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अच्छा आप लोग बताइए। अल्पसंख्यक धर्म के आधार पे होता है या जात के आधार पर? किसके आधार पे होता है? किसके आधार पर? धर्म के आधार पर होता है। ठीक, तो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर होता है। देखिए, जैसे अभी पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो हिंदू धर्म की है, हिंदू धर्म बहुत कम लोग हैं पूर्वोत्तर राज्य में। और अपने इधर उत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू धर्म की अधिकता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। और अगर उत्तर भारत में देखा जाए जैसे जैन, पारसी, बौद्ध, इन सब का क्या है? ये अल्पसंख्यक है। उत्तर भारत में ये सब अल्पसंख्यक है। देखिए, अल्पसंख्यक की बात की जाती है तो मुस्लिम लोग सबसे आगे आ जाते हैं। मुस्लिम लोग सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन उन लोग को समझना चाहिए कि वो लोग सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम लोग जो हैं सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर होता है। जैसे उत्तर भारत में जैन, पारसी, बौद्ध धर्म की कमी है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, यानी धर्म के लोग कम हैं, तो वहाँ पे तो उत्तर भारत में वो लोग क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक, तो मुस्लिम लोग भी कम है, लेकिन सबसे बड़े अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम लोग हैं। ठीक, तो इन लोगों को क्या कहा गया? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ठीक, तो इन लोग अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी संस्थान में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, देखिए जैसे अभी बाय द वे यहाँ पे इस कोचिंग में कोई मान के चलिए पारसी धर्म का आ गया पढ़ने के लिए, तो उसको हमको पढ़ाना पड़ेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक, अभी जैसे बौद्ध धर्म का आ गया, अब बौद्ध धर्म की कुछ भाई उनकी संस्कृति होती है, तो वो जो धर्म का यूनिफॉर्म होता है ऐसे लगाए रहते हैं ना, पहने रहते हैं। अगर पहन के आ गया तो हमको भले ही पहन के आए, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, हमको उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक, किसी भी शिक्षा संस्थान में चला जाए, अपने वेशभूषा में, जैसे जो धार्मिक जो वेशभूषा होता है उस वेशभूषा में अगर जाता है तो फिर वहाँ उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक, शिक्षा से उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको शिक्षा देना ही पड़ेगा। सपोज दैट जैसे कि किसी शिक्षण संस्थान में कोई मुस्लिम लड़का ये तो अपना धार्मिक रूप से जो टोपी होता है उसको पहन के चला जाए, तो वहाँ क्या निकाल दिया जाएगा? नहीं निकाला जाएगा, उसको वहाँ शिक्षा देना ही पड़ेगा। देखिए इसी में क्या होता है, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो लोग बुर्खा पहनती हैं, बुर्खा। तो जो विद्यार्थी होते हैं वो लोग भी पहन के जाते हैं, तो क्या उसको जो बुर्खा पहन के जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या उसको मना किया जा सकता है या उसको बुर्खा हटाने के लिए कहा जा सकता है? नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि भैया वो उसके संस्कृति का हिस्सा है, उसके संस्कृति का हिस्सा है। जो बुर्खा पहनते हैं या टोपी पहनते हैं वो उसके संस्कृति का हिस्सा है, हम उसको मना नहीं कर सकते, उसको हमको शिक्षा देना ही पड़ेगा। ठीक, और जैसे मान के चलिए जैसे कोई पंडित का लड़का आगे त्रिफला टीका लगा के, चंदन लगा के, यहाँ यहाँ हर जगह लगा के, और इतना बड़ा सा चुरकी बांध के, मोट अजगर जैसा बांध के आ गया, तो क्या उसको रोका जा सकता है? शिक्षण संस्थान में नहीं रोका जा सकता, उसको शिक्षा देना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए उसको शिक्षा देना ही पड़ेगा। ठीक,
और जैसे मान के चलिए श्वेतांबर आ गया, श्वेत वस्त्र धारण करके आ गया, तो श्वेत वस्त्र धारण करके आ गया भाई, उसको भी शिक्षा देना पड़ेगा। दिगंबर आ गया, जो दिगंबर यानी जो वस्त्र नहीं पहनते, निर्वस्त्र आते हैं, उघारे चल आया, तो उसको भी शिक्षा देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखिए वो जब आता है पढ़ने के लिए तो भाई उसको तो शिक्षा श्योर है देना ही पड़ेगा, कोई शिक्षण संस्थान हो उसको शिक्षा देना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो आएगा तो उसको मतलब थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होगा कि सब लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं, तो उसका थोड़ा सा मतलब अजीब सा फीलिंग होता है। मान के चलिए जैसे कोई जो है कि जैसे कि बौद्ध धर्म का लड़का आया पढ़ने के लिए, तो बौद्ध धर्म जो शिक्षा मिली थी पाली भाषा मिली थी, अगर वह पाली भाषा सीखना चाहता है तो उसके लिए हमको अलग टीचर की व्यवस्था करना पड़ेगा। पाली भाषा जो पढ़ाते हैं टीचर, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। मान के चलिए कोई मुस्लिम लड़का आया, उसको उर्दू पढ़ना है, पूरा उर्दू पढ़ना बेहतरीन तरीके से, तो उसके लिए भी जैसे उर्दू मान के चलिए इस संस्थान में कोई नहीं पढ़ाता है किसी संस्थान में, तो अगर लड़का आया, मुस्लिम लड़का आया, बोला भाई हमको उर्दू पढ़ना है, उर्दू का शिक्षा ग्रहण करना है, तो उस संस्थान में उर्दू के अध्यापक को लाना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, उसको उर्दू की शिक्षा देना ही पड़ेगा। ठीक। और देखिए जो जैसे कि जब दिगंबर आया था पढ़ने के लिए, जो निर्वस्त्र रहते हैं व्यक्ति, तो उसको भी शिक्षा देने से आप रोक नहीं सकते हो, क्यों भैया, उसका संस्कृति है, उनका कल्चर है, ये देखिए, तो उनके संस्कृति का अधिकार है, ये उनका संस्कृति है, उघार रहना यानी निर्वस्त्र रहना उनकी संस्कृति है, तो क्या उनके संस्कृति को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो शिक्षा तो देना ही पड़ेगा, शिक्षा देना ही पड़ेगा, शिक्षा किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको अलग व्यवस्था करना पड़ेगा, जो निर्वस्त्र है उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा से आप उसको रोक नहीं सकते हैं। यह किसके लिए कहा जा रहा है? अल्पसंख्यकों के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। सिर्फ यह अल्पसंख्यकों के लिए ही फॉलो होता है और अदरवाइज अन्य लोगों के लिए नहीं होता है। ठीक। अब देखिए जैसे अब कोई व्यक्ति आ गया या कोई बालक आ गया पढ़ने के लिए, मान के चलिए दिगंबर ही आ गया, उघारे आ गया पढ़ने के लिए, तो जब देखेगा अपने आप को देखेगा कि मैं मतलब अजीब सा मतलब कोई वस्त्र नहीं पहना, बाकी यहाँ पे बैठे सब लोग वस्त्र को धारण किए हैं, तो उसको थोड़ा सा बैकवर्ड ही फील होगा, अजीब सा फील होगा, तो कहेगा नहीं हमको शायद यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब वो नहीं पढ़ेगा तो वो अपना अलग संस्थान खोल सकता है। ठीक। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया, अनुच्छेद 30 में देखिए जैसे किसी भी बच्चे को या किसी को भी अगर पढ़ने में संकोच हो रहा है, ठीक, पढ़ने में संकोच आ रहा है, भैया हम यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अजीब हमें लग रहा है, मान के चलिए देखिए जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, मुस्लिम भाई होते हैं जो लोग, तो वो लोग जब पढ़ते हैं ना तो अजीब मतलब उन लोग का पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ऐसे पढ़ते हैं अली बली ते में क्या ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा झूमते भी रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, तो वो तेजी तेजी से बोल कर पढ़ते हैं। जो मुस्लिम भाई होते हैं वो लोग आप लोग जानते होंगे, इनमें कोई मुस्लिम भाई है? आप हैं, आप जानते होंगे ना, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे जब बैठते हैं पढ़ने के लिए ऐसे ऐसे झूम के पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? हाँ, तो देखिए क्या होता है कि मतलब वो लोग जब पढ़ते हैं ना तो झूम के पढ़ते हैं। अब जब झूम के स्वयं पढ़ेंगे, बाकी सब लोग देखेंगे अगल बगल, कहेंगे ये क्या बोल रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो जो मुस्लिम लड़का है उसको भी लगे भैया हम तेज चिल्ला रहे हैं, बाकी सब लोग बैठ कर आराम से पढ़ रहे हैं, तो अगर उसको लगता है कि हम यहाँ पे शायद हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना विद्यालय स्वयं खोल सकता है। ठीक, अपना विद्यालय खोल सकता है। ठीक। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया अपनी संस्था खोल सकता है। ठीक, खोल सकता है यानी अपना नया एक विद्यालय बना सकता है, अपना नया विद्यालय बना सकता है। तो मुस्लिम लोग में देखिए क्या होता है, मदरसा वो लोग बनाते हैं। जब वो मतलब जैसे विद्यालय में जाते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हम यहाँ संकोचा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं मदरसा में जाते हैं। अपना मदरसा मुस्लिम लोग स्वयं मतलब विद्यालय उनका होता है। और हाँ, जो अलग सा विद्यालय बनता है जैसे मदरसा ये सब, तो अल्पसंख्यकों का जो विद्यालय बनता है तो उस पर सरकार पैसा भी देती है। लेकिन हाँ, विद्यालय जो बनना चाहिए उसका भी एक नियम होता है भाई, कितना वहाँ पे गार्डन होना चाहिए, गेट कितना बड़ा होना चाहिए, कितने छप्पर होने चाहिए, कितने
मतलब कि कितने कमरे होने चाहिए, जो प्रिंसिपल का ऑफिस है कितना बाई कितने होना चाहिए। तो आप लोग जैसे कि कभी विद्यालय जो बनता है ना, आप लोग जानते होंगे, तो जब विद्यालय बनने लगता है उसका एक फाइल आता है, कितना मोटी सरिया उसमें लगना चाहिए, कितने मोटी का ये जो ढलैया होता है वो कितना मोटा होना चाहिए, कितना दूर तक कितना बड़ा गेट होना चाहिए, मैदान कितना होना चाहिए यानी फील्ड कितना बड़ा होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितने बाई कितने का कमरा होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए, इस सारे के सारे नियम दिया रहता है। ठीक, तो अगर यह इस नियम को फॉलो करते हुए यदि विद्यालय अलग अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक अगर विद्यालय बनाते हैं तो उनको मान्यता मिल जाती है और सरकार उनको स्वयं अपनी तरफ से पैसा देती है। अब ऐसा नहीं कि भैया एक मढ़ी बना लो, छप्पर डाल लो और वहाँ पे स्वयं बन जाओ, क्या बन जाओ, प्रिंसिपल बन जाओ, पत्नी को डिप्टी प्रिंसिपल, लड़का अध्यापक हो गया। अब उसमें 4-5 ठो संस्कृत का किताब रख लीजिए या उर्दू का किताब रख लीजिए, पढ़ाइए। अब कहिए सरकार पैसा देगा, 2 पड़ाका मार के भगा देगा, तो ऐसे जाओ पढ़ाओ, स्वयं पढ़ाओ, अपने ही पैसा से पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो भाई विद्यालय के लिए एक अलग सा रूल होता है, एक अलग नियम होता है कि विद्यालय कितना बाय कितना का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसा नियम को फॉलो किया जाए, अगर नियम को फॉलो किया जाता है तो उसमें सरकार भी पैसा देती है और उसमें क्या होता है, मान्यता भी मिल जाता है। फिर ऐसा भी ना हो कि देखिए जैसे कि अगर जैसे पास में ही विद्यालय फिर बगल फिर से विद्यालय बने, तो फिर इसमें भी मतलब कि बाउंडेशन रहता है कि साथ साथ में मतलब सब विद्यालय ही बना दे कमाने के लिए। तो फिलहाल ऐसा भी नहीं, लेकिन देखिए कई जगहों पे ऐसा होता है लेकिन उसको सरकार मान्यता नहीं देती है, और तो मतलब सरकार उसको पैसा भी नहीं देता है। बगल मतलब यहाँ विद्यालय चल रहा है तो अगला वाला भी विद्यालय खोल लिया, अपना नया विद्यालय खोले, यहाँ पे फिर अगला वाला विद्यालय नया खोल लिया। तो इसमें सरकार पैसा वैसा नहीं देती है, जाओ अपने पैसा चलाओ, अपना उसका चिरागी वसूलो। चिरागी मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मौलवी होते हैं ना, तो ये जो मदरसा होता है इसमें आते हैं, पढ़ाते हैं वो लोग, और चिरागी मतलब सप्ताह में महीने में या कुछ न कुछ उनसे लेते हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं रहता है ऐसा विद्यालय में लिया जाता है। ठीक, तो फिलहाल आप तो मतलब शुल्क कुछ न कुछ शुल्क तो लिया जाता है। तो ऐसे जो विद्यालय होते हैं, प्राइवेट विद्यालय होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग स्वयं से चलाते हैं विद्यालय और इस पर सरकार कोई पैसा नहीं देती है। ठीक, तो अब ये आपको समझ है। 19 में क्या है कि अल्पसंख्यक का शिक्षा का अधिकार है, कोई भी हो, कोई भी अगर अल्पसंख्यक है उसको आप शिक्षा से नहीं रोक सकते हो। पंडित का लड़का है, त्रिफला चंदन ये सब पूरा लगा के आए तब पर भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, या मुस्लिम का लड़का है भाई टोपी पहन के आए ये तब पर भी पढ़ाना पड़ेगा, या भाई महिला है बुरखा उर्खा पहन के आ रही है तो उसको भी आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। श्वेतांबर है, श्वेत वस्त्र धारण किया है तब पर भी पढ़ाना पड़ेगा। दिगंबर है, उघारे आ गया तब पर भी आपको अलग व्यवस्था करके पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर वह संस्कृत पढ़ना चाहता है तो आपको संस्कृत पढ़ाना पड़ेगा, उर्दू पढ़ना चाहता है तो उर्दू पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन शिक्षण संस्थान में उसके लिए व्यवस्था करना ही पड़ेगा। सिर्फ यह किसके लिए बात है, अल्पसंख्यकों के लिए, सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए। ठीक, तो उसको शिक्षा और संस्कृति से आप वंचित नहीं कर सकते हो। ठीक, और 30 में कहा गया जब उसको लगने लगे कि हमें यहाँ पढ़ना उचित नहीं लग रहा है, अगर अल्पसंख्यक को लग रहा है कि भाई हमको यहाँ पढ़ना उचित नहीं लग रहा है या संकोचा रहा है पढ़ने में, तो क्या कर सकता है, अपना नया विद्यालय खोल सकता है। ठीक, 30 में कहा गया कि वह अपनी अपना स्वयं का संस्थान विद्यालय खोल सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए सरकार भी आपका सपोर्ट करेगी, आपको पैसा देगी। ठीक, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपको समझ आ गया। ये देखिए अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी होता है। ठीक, तो ये आपको समझ है। चलिए ईसाई लोग, हाँ देखिए ईसाई लोग जो होते हैं वो मतलब कि जो है ईसाई लोग बहुत मॉडर्न होते हैं। ठीक, मॉडर्न इस समय मतलब कि अगर देखा जाए तो शिक्षा जो हाई स्कूल तक इंटर तक की शिक्षा है उन्हीं के हाथों में है, लेकिन हाँ वो लोग देखिए शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं। जो ईसाई लोग होते हैं वो शिक्षा पे बहुत ही जोर देते हैं। अभी आप देखेंगे अपने क्षेत्र में, देखेंगे अपने जो शहर है मार्केट है वहाँ पर, तो ज़्यादातर ईसाई विद्यालय ही पाएंगे, ईसाई लोगों का विद्यालय ही पाएंगे। उसमें ऐसा नहीं कि ईसाई धर्म के ही लोग जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ईसाई विद्यालय मिलता है। जैसे सेंट थॉमस हो गया और GIC, ये सब विद्यालय क्या है, ईसाई लोगों ने ही बनवाए हैं। तो ईसाई लोग मॉडर्न, बहुत मॉडर्न होते हैं और वो लोग शिक्षा पे ज़्यादा अधिकार देते हैं। तो पूर्व जो
पूर्वोत्तर का भाग है, वहाँ पे ज़्यादा लोग ईसाई हैं, बहुत ज़्यादा लोग ईसाई हैं। ठीक, देखिए दरअसल क्यों ईसाई वहाँ पे हो गए। देखिए हिंदू में क्या हुआ, हिंदू में जो निम्न जात के लोग हैं, यानी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अगर किसी ब्राह्मण के घर पानी पी रहे हैं या जा रहे हैं तो भाई नीचे बैठो, खाट पे नहीं बैठो, नीचे बैठो, चारपाई मत बैठो, कुर्सी मत बैठो, नीचे बैठो। और वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ईसाई धर्म वाला का आ जाओ मेरे धर्म में आ जाओ, इस पर बढ़िया से टेबल पे लगा के टाई वाई लगा के बढ़िया से बैठ कर एक चम्मच लो, दूसरा चम्मच चाकू चम्मच लेके खाओ, बका दे एकदम अच्छे से खाओ। तो लोग देखे भैया अरे ये तो बहुत बेहतरीन धर्म है, अच्छा बहुत बढ़िया है, टेबल पे बैठो, टाई हुई बकायदे लगा के, और ये वैसे चाकू लो चम्मच लो, काट काट के खाओ बकायदे एकदम अच्छे सम्मान के साथ एकदम। तो इसीलिए क्या हुआ, जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र था, पूर्वोत्तर, वहाँ पे सब लोग क्या हो गए, हिंदूज क्या हो गए, ईसाई हो गए। तो देखिए ईसाई लोग मॉडर्न होते हैं भाई, वास्तव में देखा जाए तो जो हाई इंटर तक, हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा है ना, उन्हीं के हाथों में। ज़्यादातर विद्यालय आप देखेंगे तो ईसाई लोगों का ही विद्यालय है, ईसाई लोग ही बनवाए हैं विद्यालय, जहाँ पे हम लोग मतलब कि आपके आसपास के बच्चे ज़्यादातर जाते हैं, हमारे आसपास के भी बच्चे बहुत ढेर सारे लोग जाते हैं ईसाई विद्यालय में ही जाते हैं। तो वो लोग बहुत मॉडर्न होते हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यक जहाँ तक आपको समझ आया, अल्पसंख्यक धर्म के आधार पे होता है, जात के आधार पर नहीं होता है, धर्म के आधार पर होता है। ठीक, जिस क्षेत्र में जिस धर्म की कमी होगी वह वहाँ का अल्पसंख्यक होगा। ठीक, जिस क्षेत्र में जो धर्म की कमी होगी, यानी जिस धर्म के कम लोग रहते हैं, तो वही लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक, आपको समझ आया इतना। चलिए अब आगे की क्लास कल करेंगे। ठीक।